जय हिंद विद्यार्थियों। आज मैं और मेरा व्याकरण पुस्तक से पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की क्या परिभाषा होती है। वर्ण की परिभाषा यहाँ लिखी गई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। इसके उदाहरण है यहाँ पर अ, ई, क, म, च आदि। ये सभी जो है वर्णमाला के वर्ण है। अब बात आती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है स्वर और दूसरे नंबर पे है व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन की क्या परिभाषा होगी, ठीक है, अब हम इसको जानते हैं। यहाँ पे स्वर की परिभाषा लिखी गई है कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात वे अपने आप में स्वतंत्र हैं, पूर्ण हैं। वे उनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो वही वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। उदाहरण है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर ही हमारे मुख्य रूप से हिंदी वर्णमाला में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। और जब हम इनको व्यंजन के साथ अन्य वर्णों के साथ प्रयोग करते हैं तो ये मात्रा के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब मात्रा क्या है? स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं। जो ये स्वर है हमारे 11, इनके कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते हैं। ये चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 है दीर्घ स्वर और नंबर 3 है प्लुत स्वर। अब ये जो तीनों स्वर के भेद हैं, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है। यहाँ लिखा हुआ है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण अ, ई, उ, री। ये 4 जो है हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। यहाँ लिखा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 स्वर हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे बात आती है प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर कौन से स्वर होते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ परिभाषा लिखी गई है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, तिगुना का मतलब होता है 3 गुना, ठीक है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें कौन से स्वर कहते हैं?
प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बारे में एक विशेषता है। क्या बात कही गई है कि वर्तमान समय में जो प्लुत स्वर हैं उनका उच्चारण में प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिखा गया है कि वर्तमान समय में प्लुत स्वर का प्रयोग केवल उच्चारण में किया जाता है, केवल उच्चारण में किया जा रहा है। उदाहरण सुनो, देखो, जब हम किसी बात को कहने पर थोड़ा सा दबाव बल देते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है ये जो हमें इस तरीके से आकृति दिख रही है, इस प्रकार से हमारा उच्चारण होता है, साउंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रकार से हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि व्यंजन की क्या परिभाषा है। व्यंजन की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है कि जो ध्वनियां या जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है, जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यहाँ लिखा है क व्यंजन है हमारा, तो वो क व्यंजन जो है वो आधा का क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पे जिस भी वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है, ये जो छोटा सा नीचे हमने लगा रखा है इसको हलंत कहते हैं। तो हलंत जिस भी वर्ण के नीचे लगेगा वह आधा माना जाएगा, ठीक है। जमा में अ, तो क जमा में अ क्या बना, पूर्ण क अक्षर बन गया एक, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। अब हम इनके बारे में जानकारी लेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं। सबसे पहले बात आती है स्पर्श व्यंजन की। यहाँ पे लिखा गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आप देखिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा यानी जीभ हमारे मुख के अंदर के विभिन्न भागों को या जितने भी भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब हम कोई भी वर्ण हम अपने मुख से उसका उच्चारण कर रहे हैं और जो हमारी जीवा है वो मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करते हुए उच्चारित हो रहा है वो वर्ण, तो वही जो है स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। और इन स्पर्श व्यंजन को जो है वो 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 पे लिखा हुआ है क वर्ग, नंबर 2 पर है च वर्ग, नंबर 3 पर है ट वर्ग और नंबर 4 पर है त वर्ग और नंबर 5 पर है प वर्ग। तो क च ट त प ये हमारे 5 वर्ग हैं। इनके अंदर यानी क वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। क ख ग घ ग ये कंठ का स्पर्श करते हैं। ये सभी वर्ण जो है किसका स्पर्श करते हैं, कंठ का स्पर्श करते हुए उच्चारित किए जाते हैं। च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ण ये तालु का स्पर्श करते हुए उच्चारित किए जाते हैं। ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ण और ड और ढ जिनके नीचे ये बिंदी लगी रहती है ये भी इसी के अंतर्गत आती है। ये मूर्धा का स्पर्श करते हुए उच्चारित किए जाते हैं। फिर त वर्ग के अंतर्गत जो है वो त थ द ध न ये दांतों का स्पर्श करते हुए उच्चारित
किए जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है। पवर्ग, पवर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म ये होंठों का स्पर्श करते हुए उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि व्यंजन का जो दूसरा भेद है, यानी अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं और ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे लिखा हुआ है य, र, ल, व। य, र, ल, व ये हैं अंतस्थ व्यंजन। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना ही ये स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। गले से इनका उच्चारण होता है ज्यादातर। ये देखिए य, र, ल, व। ठीक है। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पर। आप भी इनको उच्चारण करने का अभ्यास करते रहिए। नंबर 3 पर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। अब ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा मुख से निकलती है। अब कैसे? श, श, सा, ह। आगे लिखा हुआ है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा अर्थात ऊष्मा निकलती है, वे ही क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब आप इनका उच्चारण का अभ्यास करेंगे तो आपको स्वयमेव ही पता चल जाएगा कि जो श, श, सा, हा इनका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकल रही है। तो इसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। इसके अलावा भी कुछ व्यंजन होते हैं, उनमें से नंबर 1 है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कैसे कहते हैं? उदाहरण हम देख लेते हैं। ये मुख्यतः 4 हैं। कितने हैं ये? मुख्य रूप से 4 हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये जो अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र है ये वर्ण, ये कम से कम 2 वर्णों के मेल से बने हुए, अलग अलग वर्णों के या अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम कि किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है। आप यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है? क जमा में श जमा में अ। तो इससे क्या बना हुआ है? अक्ष। अक्ष का एक यहाँ पर उदाहरण दे रखा है क्षत्रिय, क्षत्रिय। फिर त्र जो है वो त और जमा में र जमा में अ, तो यहाँ पे त्र बन गया अर्थात त्रिशूल। फिर ज्ञ का जो निर्माण हुआ है वो ज जमा में ण जमा में अ। यहाँ पे ये देखिए कि जो अ हम लास्ट में कह रहे हैं अंत में, ये अ जो है ये इस मात्रा के रूप में यहाँ पर पूर्ण कर रहा है व्यंजन को। क्योंकि हमने व्यंजन की परिभाषा में बताया था कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आप देखिए कि ज जमा में ण जमा में अ, तब जाके क्या बना? ज्ञ अर्थात ज्ञानी। इसी प्रकार से श्र जो वर्ण है वो श जमा में र जमा में अ, इनसे मिलकर बना हुआ है। तो क्या बना अक्षर हमारा? श्र। और शब्द क्या बना? श्रीमान। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैं आपको बताती हूँ कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। द्वित्व व्यंजन जब एक वर्ण 2 बार मिलता है, जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, पक्का शब्द में क जमा में का, क जमा में का।
तो इससे क्या बन गया, आधा का और एक पूरा का, इसलिए यहाँ पर जो शब्द बना वो बना पक्का। ऐसे ही दूसरा शब्द है यहाँ पे लज्जा, आधा जा और पूरा जा बनकर, तो जा जमा में जा, ज जमा में जा, तो यहाँ पे ये आधा जा है, क्यों है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, और ये पूरा जा है क्योंकि इसके नीचे कोई भी हलंत नहीं है और इसमें अ मिला हुआ है, अ की ध्वनि इसके अंदर उच्चरित हो रही है। ठीक है, तो इसलिए जब एक वर्ण दो बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अब अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह शब्द का मतलब होता है जो किसी को वहन नहीं कर सकता। ठीक है, अयोगवाह, वाह का मतलब वहन करने से है। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में और न ही व्यंजनों में की जाती है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब आप देखिए कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है उन्हें कौन से स्वर कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं उन्हें। यहाँ पर जो है उदाहरण लिख रखा है, अंग, आ और अह अयोगवाह वर्ण है। ये क्या है? अयोगवाह वर्ण है। अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि अयोगवाह वर्ण के कितने प्रकार है या कितने भेद हैं। नंबर 1 पर है अनुस्वार। नंबर 1 पर क्या है? अनुस्वार। अब अनुस्वार किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार की जो बिंदी है यानी जो उसका प्रतीक है वो शिरोरेखा के ऊपर ये बिंदी लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है अनुस्वार कौन से वर्ण होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। उदाहरण, हंस, गंगा, अंगूर, अंगद। इन सभी शब्दों का उच्चारण करते समय हंस, ह के ऊपर अंक की बिंदी जो लगी हुई है उसका उच्चारण नाक से हो रहा है। ठीक है, गंगा में ग के ऊपर जो अंक की बिंदी लगी हुई है उसका उच्चारण नाक से किया जा रहा है, इसीलिए ये सभी अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बात आती है अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। देखो, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है, हवा जो है वो नाक से भी निकलेगी और मुंह से भी निकलेगी, तो वहां पर जो है अनुनासिक ध्वनि कहलाते हैं या अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं वे। कैसे? चांद, मुंह, अंगूठा, दांत, गांव इत्यादि। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं विसर्ग। विसर्ग किन्हें कहते हैं? विसर्ग का जो चिन्ह दिया गया है वो किसी भी शब्द के पीछे जब हम दो ये बिंदियां लगा देते हैं तो वो विसर्ग कहलाती है। जिस अयोगवाह ध्वनि का उच्चारण करते समय ह के समान किया जाता है। देखो क्या लिखा है, जिस अयोगवाह ध्वनि का उच्चारण ह के समान किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। कैसे? उदाहरण है प्रातः, फलतः, अतः। जो ये विसर्ग है, जो बिंदियां हैं, वो ह का उच्चारण देती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं उन्हें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब आप देखिए कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। नंबर 1 है अल्प प्राण,
नंबर 2 है महाप्राण। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, तो चलो हम इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण के बारे में लिखा गया है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहा गया है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, आपको व्यंजनों का उच्चारण करते समय याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, वायु की मात्रा कम निकलती है मुंह से, उन्हें ही अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अब वे कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में क, ग, ग, च, ज, ण, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। इन सब के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है, इसलिए ये सभी जो है अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बात आई महाप्राण की, कि महाप्राण किन्हें कहते हैं। यहाँ लिखा गया है कि महाप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। क्या कहा गया है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, फ, भ, श, श, सा, ह, इन सभी के उच्चारण में वायु जो है वो ज्यादा मात्रा में निकल रही है, इसलिए इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ध्वनियों के बारे में यानी वर्ण के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई है और यहीं पर ये आज का पाठ हमारा समाप्त होता है। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूसरे पाठ के साथ मिलती हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।